जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। ठीक है, अगेन वेलकम टू आवर टेस्ट सीरीज डिस्कशन। वी आर डिस्कसिंग लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन टेस्ट सीरीज। ठीक है दोस्तों, टेस्ट 2 फर्स्ट पार्ट वी हैव सीन, नाउ दिस इज द पार्ट 2। सेकंड टेस्ट का पार्ट 2 दोस्तों, वी हैव टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 25। नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द 26 to 50, राइट फ्रेंड्स। तो एज यू नो, this is part of our initiative test series on labor laws, industrial relations, social security, ठीक है, कंप्यूटर एंड अदर रिलेटेड टॉपिक्स फॉर ईपीएफओ, असिस्टेंट परफॉर्मेंस कमिश्नर, ईओ एओ एग्जामिनेशन, जो कि 2 जुलाई को हुआ दोस्तों। 20 से भी कम दिन बचे हैं। सो दिस इज द राइट टाइम टू सी सच टाइप ऑफ इनिशिएटिव। यू प्लीज ज्वाइन इफ यू आर इंटरेस्टेड। यू विल गेट ऑलमोस्ट more than 1000 questions with solutions and other related contents also, and you can still cover, if you have not read these topics, you can still cover these special topics mentioned in the syllabus, and you can score maximum marks in the examination, right friends? So very important. चलिए, we will start our 26 question. 26 question we will see. ठीक है, sorry, 1 minute. Yeah, 26 question we will see. Okay, 26वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 26th. Factory means any premises including the premises whereon or more workers are working or any date of preceding 12 months and in any part of which a manufacturing process is being carried on which with aid of power. Basically it is asking what is the definition of factory. Factory का meaning क्या है as per the Factories Act. ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ पे देख 2 तरह का दोस्तों। इट इज सेइंग कि with the aid of power, मतलब बिजली की सहायता से काम हो रहा है। तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 10। A इज द आंसर, जो कि ये कहता है कि जहां पर 10 या मोर एम्प्लॉइज, 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स वर्किंग है या वर्किंग थे किसी भी एक दिन पिछले 12 महीने में। दिस पार्ट ऑफ डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूअस अगर किसी भी एक दिन पिछले 12 महीने में ऑन एनी सिंगल डे देयर इज 10 or more workers working, then it's mandatory that you have to register this as a फैक्ट्री अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1940। ये डेफिनेशन कहता है, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, बट दिस कंप्लीट डेफिनेशन यू शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 10। अगर यहाँ पे ये होता है कि विदाउट द एड ऑफ पावर, सपोज सम मेनी मैनुअल वर्क वेयर नो इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, सो इन दैट केस दैट डेफिनेशन एक्सटेंड्स अप टू 20 एम्प्लॉइज, मींस वेयर 20 or more employees only, then that provision is mandatory that you have to register that factory under the Factories Act 1948, right friends? चलिए 27 question. In case of public emergency, the state government may, by notification in official gazette, exempt any factory or class or description of factories from all or any provision of this act except section for which such period is subject to such condition as may think provided that no such notification shall be made for the period exceeding 3 months at a time. ठीक है, 27 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये थोड़ा ज्यादा डीप में क्वेश्चन है। समटाइम्स दे में आस्क, समटाइम्स नीड नॉट टू रिमेंबर ऑल द सेक्शंस, बट इट इज सेइंग दैट कि कुछ अगर नोटिफिकेशन के द्वारा कुछ ऐसा स्पेशल केस है, कुछ एग्जम्पशन है, ठीक है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है दे कैन इशू सम डायरेक्शन फॉर सर्टेन स्पेशल एग्जम्पशन टू द फैक्ट्रीज सो दैट विल नॉट बी covered under the Factories Act 1948. That's what it is asking. ठीक है, ऐसा नोटिफिकेशन 3 महीने के लिए वैलिड होता है। तो किस सेक्शन में मेंशन है, इट इज आस्किंग सेक्शन 20, सेक्शन 67, 60, सेक्शन 53। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या पे है, देखिए सेक्शन 67। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन क्या है 67 में ये चीज मेंशन है। एक्चुअली जो उन्होंने भी आपने फैक्ट्रीज पढ़ा होगा, सो देयर आर डिफरेंट सेक्शंस, मोर देन आई थिंक 100 sections are there, or around 80 I think, I remember, I don't, ठीक है, where they have mentioned different provisions related to the factories। ठीक है, तो उसमें क्या है, ये सेक्शन 67 में these things are mentioned, तो just for the remember, for the knowledge you should know। चलिए 28 क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन क्या होता है कि एज पर फैक्ट्रीज अमेंडमेंट्स एक्ट 1987
इफ अ फैक्ट्री इंगेजिंग इन हजार्डस प्रोसेस, कुछ खतरनाक काम करती है जो कि नुकसानदायक है, द ऑक्यूपायर ऑफ अ फैक्ट्री सेल इन्फॉर्म द चीफ इंस्पेक्टर अबाउट द नेचर and details of the process in such form and in such manner as may be prescribed within a period days of such commencement. ठीक है, अब ये क्या कहता है दोस्तों, सपोज यानी फैक्ट्री है कि वहां पे कुछ हैजार्डस वर्क हो रहा है, कुछ खतरनाक काम बना रहा है, जैसे पटाखे की फैक्ट्री है या कुछ और जहां पे कुछ हैजार्डस मटेरियल से डील हो रहा है, न्यूक्लियर मटेरियल डील हो रहे हैं या कुछ केमिकल से डीलिंग हो रही है, ऐसी फैक्ट्रीज, देन इट इज आस्किंग कि विद इन हाउ मच टाइम, सपोज from the date of commencement, from the date of starting such operation, फैक्ट्री के जो ऑक्यूपायर है he should inform the chief inspector of the factories. So यहाँ पे ऑप्शन देखिए 60 days, 25 days, 30 days, 50 days. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, as per the Factories Act आंसर is 30 days. Within 30 days any factory they should inform through their occupier to chief inspector for any such hazardous operations or process, right? चलिए 29 question, the maximum permissible threshold limit of exposure of chemical and toxic substances in the process, whether hazardous or otherwise, in any factory shall be the value indicated in the schedule. ये क्या कह रहा है कि कितना मैक्सिमम लिमिट है एक्सपोजर ऑफ केमिकल्स का, टॉक्सिक्स का, ये किसी एक सेक्शन में शेड्यूल में मेंशन है दोस्तों. इट इज आस्किंग इन विच शेड्यूल दे हैव मेंशन. ठीक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दिस शेड्यूल्स एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट है. तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, फर्स्ट शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल. तो ऑप्शन इसका देखिए दोस्तों क्या पे, यहाँ पे सेकंड शेड्यूल. एक्चुअली सेकंड शेड्यूल दे हैव मेंशन्ड कि कितना मैक्सिमम लिमिट ऑफ एक्सपोजर टू केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी हार्म टू द एम्प्लॉइज, टू एम्प्लॉइज हेल्थ स्पेशली. ठीक है, हेल्थ के लिए हैजार्डस नहीं होना चाहिए. सो कीपिंग इन दैट इन माइंड, फैक्ट्रीज एक्ट में ये डिफाइन किया गया है, they have given certain limit that the exposure should not be more than this, right? 29 का D. चलिए 30 क्वेश्चन, no ordinary worker shall be required and allowed to work in a factory for more than hours in any week. ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर. तो इसका ऑप्शन में 48 आवर्स, 52 आवर्स, 60 आवर्स, 45 आवर्स दोस्तों. ठीक है, तो आपको क्या लगता है शुरू से 48 आवर्स. ठीक है, बट डेली कितना है बोल रहे हो, डेली दोस्तों 9 आवर्स है मैक्सिमम, डेली 9 आवर्स कैन वर्क, बट वीकली 48 आवर्स, नॉट 8 आवर्स. सम पीपल गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, कितने आवर्स है, 9 आवर्स डेली एंड 48 आवर्स वीकली. चलिए 31 क्वेश्चन, नो सब्स्टिट्यूशन शैल बी मेड व्हिच विल रिजल्ट इन एनी वर्कर वर्किंग फॉर मोर देन डेज consecutively without a holiday for whole day. इट इज आस्किंग कि दैट ऐसा नहीं है, किसी भी एक वर्कर को ऐसा सब्स्टिट्यूशन नहीं बनाना चाहिए कि उसको 15 दिन तक लगातार काम कर रहे हो, कि छुट्टी नहीं मिली उसको 10 दिन 15 दिन. एज पर द एक्ट दे हैव गिवन अ प्रोविजन इन एनी एक्सजेम्पशनल केस आल्सो एनी वर्कर ही शुड गेट वेल. ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, सॉरी, नॉर्मली क्या है कि 7 दिन के बाद एक वीक क्या होता है, एक वीकली ऑफ दिया जाएगा. कितने, नॉर्मल केसेस. ठीक है, सपोज कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पे बहुत क्रिटिकल वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, जहां पे शिफ्ट्स पे काम होते हैं, मल्टीपल शिफ्ट्स में दे आर वर्किंग एंड सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स आर बीइंग डन. तो उस केस में क्या है, थोड़ा एग्जाम्पशन है दोस्तों. तो उस केस में पूछ रहा है ऑप्शन क्या है, 7 डेज, 10 डेज, 12 डेज. तो यहाँ पे उस केस में दोस्तों क्या है, 10 डेज ऑप्शन. नॉर्मली 7 डेज के बाद एक पेड हॉलीडे देना है, बट अगर कुछ ऐसा है कि कुछ उसमें शिफ्ट में काम हो रहा है तो फिर भी एक्सट्रीम केस में 10 डेज से ज्यादा कंसेक्यूटिवली एनी वर्कर कैन नॉट वर्क विदाउट एनी हॉलीडे. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आप किसी भी वर्कर को किसी भी कंडीशन में 10 दिन से ज्यादा लगातार काम नहीं करवा सकते हैं विदाउट गिविंग अ सिंगल हॉलीडे, फुल डे हॉलीडे, राइट. उसको पूरा फुल डे हॉलीडे देना जरूरी है इन 10 days. He can demand as per this law, right? चलिए, sorry. 32nd question. The International Labour Organization's Convention number 102. ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों. यूपीएससी ने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन पूछा है कि जो आईएलओ के कन्वेंशन है, आई थिंक कन्वेंशन नंबर 142 एक बार पूछा गया था, कन्वेंशन 132 दे हैव आस्क्ड. सो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन यू शुड नो. ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है कि ILO का कन्वेंशन नंबर 102 ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑन सोशल सिक्योरिटी. समटाइम दे आस्क दिस ओनली कि जो ये ILO का कन्वेंशन नंबर 102 है, इट इज रिलेटेड विथ
विच स्टैंडर्ड मीन्स किस चीज से रिलेटेड है, तो मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑन सोशल सिक्योरिटी, दिस 102 is was adopted in which year, it is asking कि कब ये अडॉप्ट किया गया था, ठीक है. सो दे कैन गिव द इन स्टेटमेंट, तो ऑल आर इंपॉर्टेंट दिस थिंग्स दे कैन गिव इन स्टेटमेंट. तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ऑप्शन क्या दिया है, कब हुआ है, 1948, 53, 1952, 1950, ठीक है. इसका आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है, देखिए यहाँ पे 1952. दिस कन्वेंशन ऑन ILO वाज अडॉप्टेड इन 1952, राइट. बहुत इंपॉर्टेंट था. चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी, ठीक है. 33 क्वेश्चन, ठीक है. इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट which one of the following is the maximum compensation to the paid under the Employees Compensation Act 1923. सपोज किसी ऐसे एम्प्लॉय को ड्यू टू एनी एक्सीडेंट और समथिंग परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाता है, उसको पूरी तरह से स्थायी रूप से कुछ डिसेबलमेंट हो जाता है, ठीक है, ठीक है. उस केस में क्या है, क्या कितना कंपनसेशन है मैक्सिमम, इट इज आस्किंग एज पर द फैक्टरीज एक्ट, राइट. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, 1,60,000, 1,40,000, 1,20,000 एंड 1 लाख. तो इसका आंसर दोस्तों क्या है, 1,40,000. ये चीजें बहुत पुरानी है, तो फैक्ट्रीज एक्ट में क्या बहुत सारी चीजें जो ओल्ड कंटिन्यू हो रही है, कंपनसेशन से अभी भी रिवाइज नहीं हुई है बहुत सारे केसेस में, बट यू हैव टू आंसर एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट. तो एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट क्या दिया हुआ है, सॉरी दिस एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923, इसके हिसाब से अभी भी 1,40,000 का मैक्सिमम जो सीलिंग है, ठीक है, मिनिमम, सॉरी वेरी सॉरी, इट इज आस्किंग मिनिमम. तो यहाँ पे मिनिमम कितना है, 1,40,000, राइट. चलिए 31st को, एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ एडेड पेरिल as applied to Employees Compensation Act, workman cannot hold his employer liable for the risk if at the time of accident the employee, ठीक है, ये पूछ रहा है कि the doctrine of added peril as applied to Employees Compensation Act, a workman cannot hold his employer liable for risk if at the time of accident the employee, ठीक है. सपोज एक्सीडेंट होता है कुछ ऐसे केस में, तो कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें कि एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट कहता है कि एम्प्लॉयर कैन नॉट बी होल्ड लायबल. सपोज उसने दारू पिया हुआ था, he was drunk, the worker was drunk, or he had not followed the safety measures, he had not wear suppose the gloves, safety gloves. So all those provisions they have mentioned. तो यहाँ पूछ रहा है वही कि किस केस में ऐसा undertakes to do something which employee is not only required to do, ठीक है. ऑप्शंस क्या है यहाँ पे देखिए, remains absent from place he is supposed to work in under the influence of alcohol on duty, is working on an overtime assignment, ठीक है. तो पूछ रहा है कैन नॉट होल्ड इज एम्प्लॉयर लायबल फॉर द रिस्क इफ एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट द एम्प्लॉई अंडरटेक्स टू डू समथिंग विच द एम्प्लॉई इज नॉट ऑर्डिनरली रिक्वायर्ड टू डू एंड इन्वॉल्व्स एक्स्ट्रा डेंजर. तो इसका सबसे बेस्ट आंसर है दोस्तों, हमें बताया कि चीजें भी हैं बट ये स्पेशल कंडीशन मेंशन है, बट इन दिस केस द आंसर इज ए. इसका मतलब ये है कि आपको वो चीजें काम करने नहीं था, यू आर नॉट सपोज टू अंडरटेक दोस टास्क बट यू डिड एंड इट वाज नॉट एम्प्लॉयर लायबिलिटी. सपोज वो कुछ काम दिया गया कि आपको ये चीजें ऐसे करनी, बट उस एम्प्लॉय ने क्या किया, अपने मन से विदाउट एनी डायरेक्शन ही हैज डन समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ एडेड पेरिल के हिसाब से पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ए. चलिए, we are the following form the part of principles concerning the fundamental rights as per the ILO Constitution, right? As per the ILO Constitution पूछ रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से, तो यहाँ ऑप्शन देखिए, एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड एंड कंपल्सरी लेबर, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड द इफेक्टिव रिकॉग्निशन ऑफ राइट टू इफेक्टिव कलेक्टिव बार्गेनिंग, राइट, effective abolition of child labor, prevention of major industrial accidents. Select the correct answer. It is asking which of the correct answer, right? तो पहला देखिए, elimination of all forms of forced and compulsory labor. This is true दोस्तों. As per the ILO Constitution, it is a fundamental right that there should not be any forced or compulsory labor, right? Freedom of association and effective recognition in right to collective bargaining. This is also one of the recognized rights. Effective abolition of child labor also, ILO कहता है कि there should not be any child labor. Prevention of major industrial accident, ये दोस्तों इसका fundamental right का part नहीं है. This is suggestible, but it is not part of this fundamental rights as per the ILO Constitution, right? तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है, 1, 2, 3 and B, ठीक है.
तो बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुड आंसर. ऐसे क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी जरूर पूछता है, तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू अप्लाई योर माइंड आल्सो समटाइम. चलिए 36 क्वेश्चन देखते हैं. As per the Industrial Dispute Act 1947, an interim or final determination of any industrial dispute of any question related thereto any labor court, industrial tribunal or national tribunal includes an arbitration award under section 10A can be termed as. ठीक है, पूछ रहा है कि क्या इसको बोलते हैं, उसको टर्म क्या दिया जाता है. तो इसका यहाँ पे ऑप्शन देखिए, अवार्ड, बाई पार्टाइट सेटलमेंट, जुडिशियल एग्रीमेंट, कंसिलिएशन. तो इसको अवार्ड ही बोला जाता है दोस्तों. बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज अवार्ड बाई इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल आर एनी. ठीक है, तो इसको नेमिंग कन्वेंशन क्या है, इसको अवार्ड बोला जाएगा. चलिए 37. राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स इन इंडिया इज व्हाट टाइप्स ऑफ राइट. सच क्वेश्चंस यूपीएससी इज वेरी वेरी मच फेवरेट क्वेश्चन. These type of questions are favorite for UPSC. They ask that type of question. Once they ask just only right to privacy is what? Very simple question seems na. कि right to privacy is fundamental right, right to privacy is a constitutional right, yeah, it's a legal right, or it's a just a randomly, it's not any fundamental right. Such type of question they ask. यहाँ पे क्वेश्चन क्या, राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल, वॉलंटरी अंडर लेबर लॉ, ऑब्लिगेटरी अंडर लॉ या फंडामेंटल राइट्स. तो आपको क्या लगता है दोस्तों, दिस क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको ये चीजें आंसर करना ही है. ठीक है, तो ये चीजें क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, वॉलंटरी अंडर लेबर लॉज. इट्स नॉट की ऑब्लिगेटरी बट इट इज वॉलंटरी है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग शुड बी देयर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो इसका आंसर क्या है, बी. चलिए, voluntary arbitration is a statutory recognized mode of settlement of dispute under which act. ठीक है, अभी हमने देखा कि voluntary arbitration is a statutory under which act. यहाँ पे ट्रेड यूनियंस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947, फैक्ट 1948, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 दोस्तों. तो इसका आंसर दोस्तों क्या है, बी. ठीक है, ये क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में ये चीजें डिफाइन की हैं. चलिए 39 क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट समराइज द प्रिंसिपल ऑन रिकॉर्डिंग्स ऑफ रीजंस बाय अ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. अब ये पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस में समराइज किया कि प्रिंसिपल ऑन रिकॉर्डिंग, कि आपको रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस बाय द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. 39 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे केसेस दिए हुए हैं. अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजाहिद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला वर्सेस एस के शर्मा, बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस क्रांति एसोसिएट्स लिमिटेड वर्सेस मासूद अहमद खान 2010. बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये एक एक्चुअली दोस्तों ये डी से रिलेटेड है. क्रांति एसोसिएट्स पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड एंड मासूद अहमद खान 2010. एक्चुअली बहुत फेमस केस है लेबर लॉ के पर्सपेक्टिव में दोस्तों. तो इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने समराइज किया था कि यू हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस फॉर डिसीजन मेकिंग. ठीक है, आप सपोज कोई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, कोई लेबर कोर्ट है या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है या नेशनल ट्राइब्यूनल है, तो यू हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस बाय डिसीजन मेकिंग. तो इसमें एक प्रिंसिपल बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन दिया था, जजमेंट दिया था. तो डी इज इसका आंसर. याद रखिए, यूपीएससी कैन आस्क सच क्वेश्चन. चलिए, which of the following trade unions, CITU, AITUC, INTUC, HMS, BMS, which of the following is the correct chronological order of above trade union based on the year of formation. बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रेड यूनियंस इंडिया में क्या है, ट्रेड यूनियंस के काम से बहुत इंपॉर्टेंट है. CITU, AITUS इंडिया में लगभग 10 फेमस हुआ है, 6 to 10 आई थिंक फेमस, जो कि फेमस है ट्रेड यूनियन, जिसमें कि अच्छी खासी मेंबरशिप है वर्कर्स की. आपको उन सारे जो हैं उनका फॉर्मेशन ईयर कब बनी, किससे एफिलिएटेड है, कौन सी पार्टी से, यू शुड रिमेंबर. बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड यूनियंस का जो हिस्ट्री है एंड फेमस ट्रेड यूनियंस. एंड एक बार यूपीएससी में शायद लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा गया है कि दिस ट्रेड यूनियंस आर एसोसिएटेड विथ विच पार्टीज, लाइक जो बीएमएस है इट इज रिलेटेड विद द बीजेपी. जो बीएमएस किससे है, भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर्स है उससे, ये किससे है, बीजेपी से है. ठीक है, ये आईएनटीयूसी के इसी तरह कांग्रेस से है, एआईटीयूसी उससे है, सीआईटीयू आई थिंक उससे लेफ्ट पार्टी से है. इसी तरह आपको ऑल दोस थिंग्स है. दीज डिटेल्स आर इन आवर पीडीएफ, यू कैन ज्वाइन एंड यू विल गेट ऑल दोस डिटेल्स, राइट. तो इसका आंसर देखो, जैसे यहाँ पे देखते हैं, हम देख लेते हैं 40 का, राइट. सॉरी,
चलो इसका सी दोस्तों डालते हैं, यहाँ पे सी इसका आंसर है, आप देख लीजिएगा इसका, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको नोट डाउन करना है। तो ये सी इसका आंसर है, 2 3 4 5 1 के सीरीज में बना था, ठीक है, 2 3 4 5 1, ठीक है। तो AITU ये सबसे पहले बना, फिर ये INTU से आया, ठीक है, देन BMS आया, फिर ठीक है CI2 सबसे लास्ट में बना। ये आपको डिटेल देखना है, राइट। चलिए 41 क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर सिक्स राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 9 कैन बी सस्पेंडेड। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये क्या है, थोड़ा सा पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स है। यहाँ पे हमने क्या है कि पॉलिटी के कुछ कंटेंट भी डाले हैं, ठीक है। सो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड आल्सो पॉलिटी कंटेंट इन दिस टेस्ट सीरीज, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है पॉलिटी के, यहाँ से हमने हर पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन वी हैव ट्राइड टू इंट्रोड्यूस है, ठीक है, फॉर योर प्रैक्टिस, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस दीज टॉपिक्स आल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करेंगे। विच आर द फॉलोइंग केस आर केसेस द 6 राइट्स, 6 राइट जो है गारंटीड अंडर द आर्टिकल 9। आपको पता है दोस्तों आर्टिकल 9 क्या है, ये है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड लिबर्टी, ठीक है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके अंदर क्या है, आर्टिकल 19 में 6 अधिकार हमें दिए गए हैं। पूछ रहा है कि ये कब सस्पेंडेड किया जा सकते हैं, कब सस्पेंड किए जा सकते हैं, इन व्हाट केस इट कैन बी सस्पेंडेड, ठीक है। आपको पता है कि एक्सटर्नल एग्रेशन होता है और इंटरनल इमरजेंसी है, या व्हेन मार्शल लॉ इज इन फोर्स, ठीक है। आपको क्या लगता है वो कब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिकल क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, मैं बताता हूं दोस्तों इसका आंसर क्या है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आप इसके थ्योरी जो है लक्ष्मीकांत से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, ठीक है। तो इमरजेंसी जो लगती है दोस्तों, दो तरह की ग्राउंड पर लग सकती है कि एक आर्म्ड रिबेलियन होगा या एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, ठीक है। इन केस ऑफ इंटरनल इमरजेंसी दीज राइट्स आर नॉट सस्पेंडेड, जो आर्टिकल 19 में 6 राइट्स हैं, ओनली इन केस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन एंड व्हेन मार्शल लॉ इज इन फोर्स, ठीक है। उसके लिए स्पेशल प्रोविजन है, जब मिलिट्री का शासन लग जाता है किसी स्पेशल कंडीशन के, सपोज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज है, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट है कुछ, ठीक है, कुछ इंटरनल गृह युद्ध हो रहा है कुछ, ठीक है। तो उस केस में क्या है, मार्शल लगाया जाता है कुछ देश के, सपोज कुछ पार्ट में मार्शल लॉ लगाया गया, तो वहां भी सस्पेंड हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर होगा 1 and 3, सी इज द इसका आंसर, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, दैट यू शुड रिमेंबर एंड यू शुड रीड इट वेरी केयरफुली। चलिए 47 क्वेश्चन, which of the following rights is are available to foreigners in India। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है कि कौन से विदेशी राइट्स, जो विदेशी लोग हैं कौन से राइट्स उनको भी अवेलेबल हैं। 42nd क्वेश्चन पूछे, ऑप्शन देखिए, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। व्हाट डू यू थिंक, दीज क्वेश्चंस आर यू नो वेरी फंडामेंटल इन नेचर, राइट। ऑप्शन देखिए, ए ओनली, टू ओनली, बोथ और नन। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है, आप बताइए। क्या राइट टू इंफॉर्मेशन RTI है जो वो है, आई थिंक नहीं है, ठीक है। RTI इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स, ओनली फॉर इंडियन नेशनल्स। दिस RTI एक्ट आपको पता होगा 2004 में आया था, ठीक है। बट राइट टू एजुकेशन जो आर्टिकल 21A है, इट इज अवेलेबल टू ऑल, लाइक इंडियन नेशनल्स एंड फॉरेनर्स ऑल्सो दे हैव। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ओनली 1 इज अवेलेबल टू फॉरेनर्स, राइट। चलिए 43 क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। 21 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो कहता है कि जीवन जीने का अधिकार है, सिंपल शब्दों में। तो उसमें क्या है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ है, या उसकी पर्सनल स्वतंत्रता जो है एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू जो लॉ के, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो कानून के द्वारा बनाया गया, विधि द्वारा स्थापित कानून के द्वारा अंदर चीजें होंगी। तो यहाँ प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज, ठीक है। तो 21 के अंदर है आर्टिकल, उसका पूछ रहा है क्या है ये है अगेंस्ट आर्बिट्री लेजिस्लेशन एक्शन, अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शंस, या बोथ ए एंड बी, या डी नन। आपको क्या लगता है दोस्तों, आंसर क्या होगा, जस्ट टेल मी। अगेंस्ट आर्बिट्री लेजिस्लेशन एक्शन, लेजिस्लेटिव एक्शन, या अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों मैं बता देता हूं, सी, बोथ, ठीक है। लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए यह है कि सपोज आप कानून बना के कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो आपके राइट टू लिबर्टी है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, उसको कंप्रोमाइज कर सके, राइट।
या एग्जीक्यूटिव एक्शन, सपोज जो गवर्नमेंट है वो कुछ एग्जीक्यूटिव एक्शन से कुछ ऐसा कर सके तो उसका दोनों कवर है उसमें सी। 44th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? Right to information is a fundamental right inherent in Article 19(1) of the Constitution. Supreme Court of India is not under the purview of RTI Act. ठीक है दोस्तों, आपको क्या लगता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है कि RTI Act is a fundamental right. As you know, yes, RTI is a fundamental right under Article 91 of the Constitution. ठीक है, Supreme Court of India is not covered under the purview of RTI Act. आपको क्या लगता है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट कवर है या नहीं है? जुडिशरी इज कवर्ड इन द आरटीआई एक्ट और नॉट? प्लीज सी एंड चेक इट आउट इन द लक्ष्मीकांत। रिवाइज ऑल दोस फैक्ट्स इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ रॉन्ग है, ये तो ओनली वन। ठीक है, ये दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द आरटीआई एक्ट, राइट। चलिए 45th क्वेश्चन, आर्टिकल 32 confers the right to remedies for the enforcement of fundamental rights of an aggrieved citizen. Consider the following statement with respect to Article 32. It is asking कि which of the following statement is correct regarding Article 32. ठीक है, Parliament can suspend this right during national emergency. Only Supreme Court shall have power to issue writs for the enforcement of any of the fundamental rights. ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या लगता है दोस्तों इसका आंसर क्या है? पार्लियामेंट कैन सस्पेंड दिस राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। आपको बताइए आंसर क्या होगा? ए ओनली वन, टू ओनली, बोथ, या डी नन? बताइए क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है कि जो हमारा आर्टिकल 42 है उसके हिसाब से कौन सा, सॉरी 32 क्या है? ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है, संवैधानिक उपचारों की बात करता है कि जो इट इज कहता है कि ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इट इज प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इटसेल्फ। Fundamental right itself is protecting the citizen, but Article 32 protects the fundamental rights itself. Very very important, very deep understanding. ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। तो ये क्या कहता है कि पार्लियामेंट का सस्पेंड दिस राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। पार्लियामेंट कर सकते नहीं कर सकते दोस्तों, या ओनली सुप्रीम कोर्ट हैज पावर? तो आई थिंक बोथ आर रॉन्ग दोस्तों। इसका डी होगा कि पार्लियामेंट नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर, ठीक है, उस राइट्स का जो सस्पेंशन है इन केस ऑफ एनी नेशनल इमरजेंसी, राइट। तो प्रेसिडेंट के पास यहाँ पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है। ठीक है, अंडर दिस आर्टिकल 32 एक सेफ्टी गार्ड दिया गया। चलिए 46 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज आर इंस्टेंट इन आर्टिकल 21? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ऑलरेडी हैव सीन। यहाँ हम ऑप्शन पूछ रहा है, राइट टू स्पीडी ट्रायल एंड राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन। ठीक है दोस्तों, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? 46 का कह रहा है स्पीडी ट्रायल। सपोज स्लो है बहुत, आप क्या डिमांड कर सकते हैं कि हमारा जो ट्रायल होगा केसेस का वो फास्ट होना चाहिए। तो ये आंसर दोस्तों सही है। ये दिस इज आल्सो कवर्ड अंडर दिस। ये मेनका गांधी एक बहुत फेमस केस था। ठीक है, मेनका गांधी केस से आपको उसमें क्या है, बहुत सारे राइट्स दिए गए थे जो कि इससे रिलेटेड थे कि जो भी जुडिशियल कस्टडी में है। ठीक है, मेनका गांधी केस बहुत फेमस है, आप इसको लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिएगा, राइट फ्रेंड्स। चलिए right against delayed execution, this is also covered. Already I told you that these are very part of Menka Gandhi case. After that judgment, these things are also got included in Article 21 purview, right? इसका आंसर क्या होगा? C, both. चलिए 47 क्वेश्चन, which of the following writs can be issued against administrative authorities? बहुत important है, as you know, under Article 32 there are provisions that 5 types of writs are there. कितने टाइप्स के रिट हैं दोस्तों? 5 टाइप्स के रिट हैं, which, ठीक है, रिट कैन बी इश्यूड अगेंस्ट, सपोज इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन, कुछ कहीं पे हनन हो रहा है, तो इन केस ऑफ एनी कंप्रोमाइज विद द फंडामेंटल राइट्स, रिट्स कैन बी इश्यूड अगेंस्ट दीज बॉडीज। जो 5 टाइप्स के हैं, कौन से? हैबेस कॉर्पस, ठीक है, हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, ठीक है, सर्सियरी एंड वन मोर इज देयर। ठीक है, ठीक है, तो ये पांचों टाइप के रिट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और वो किसके अगेंस्ट इशू किया जा सकते हैं, दोस थिंग्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, राइट। आर्टिकल 226 के अगेंस्ट हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि इट कैन इशू रिट्स, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ पूछ रहा है कि अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कौन से रिट्स, जो 5 टाइप के रिट्स हैं वो कौन कौन से
कर सकती हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा लक्ष्मीकांत। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, प्लीज गो एंड रिवाइज लक्ष्मीकांत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस क्वेश्चन आर very fundamental in nature and it will give you most of the theoretical and conceptual clarity, right? 47 का देखिए आंसर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बी है। Certiorari and mandamus, these can be issued against administrative authorities. Habeas corpus cannot be issued against administrative authority, I already told you. Prohibition also cannot be issued against administrative authorities, it can be issued against only legislative or not legislative, judicial अथॉरिटीज, राइट, जो लोअर कोर्ट्स हैं। चलिए 48 क्वेश्चन लिखते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर मेड नॉन जस्टिसेबल एंड लीगली नॉन इन्फोर्सेबल बिकॉज, आपको पता होगा जो डीपीएसपी है दोस्तों, इट इज नॉन जुडिशियबल एंड नॉन इन्फोर्सेबल लीगली, व्हाई, एंड व्हाइल फंडामेंटल राइट इज जुडिशली क्या है, जुडिशियबल है एंड लीगली इन्फोर्सेबल है, बट डीपीएसपी इज नॉट, व्हाई? First, you should know कि DPSP is not enforceable legally, and then it is asking why. यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। The country did not possess sufficient financial resources to implement them. There was a widespread backwards in the country that can stand in the way of implementation. तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, the country did not possess sufficient financial resources. There was widespread backwardness in the country that could stand in the way of implementation. तो आपको क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पे क्या है इसका आंसर? सॉरी 48 का बताइए। तो इसका आंसर दोस्तों दोनों हिस्से है, क्योंकि जो हमारा डीपीएसपी है, डायरेक्टिव स्टेट ऑफ पॉलिसी है, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जो वेलफेयर के प्रोविजन है, बट कंट्री के पास, जो हमारे देश के पास उतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट कर उसको लीगली इन्फोर्स किया जा सके, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे हैव मेड इट एज अ नॉन इन्फोर्सेबल एंड नॉन जुडिशियबल, बट दीज आर द वेरी मच फंडामेंटल गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, ठीक है। दे शुड कंसीडर ऑल दोज प्रोविजंस ऑफ डीपीएसपी। जो आर्टिकल कहां से कहां दिए गए हैं डीपीएसपी किसमें के, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। ऑल दोज आर्टिकल्स आल्सो यू शुड रिमेंबर फॉर द एग्जामिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 36 से 51 डीपीएसपी है, और फंडामेंटल राइट्स कब से कब तक है, 12 से 35, ठीक है। तो एटलीस्ट दीज आर्टिकल्स यू शुड रिमेंबर कि क्या क्या इसमें आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है दोस्तों, दीज आर फंडामेंटल राइट्स, राइट, ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, ये डीपीएसपी है, ठीक है दोस्तों, ये डीपीएसपी, ठीक दोस्तों। तो दीज आर्टिकल्स आल्सो यू शुड रिमेंबर। चलिए 49 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? The directive principles are meant to establish political democracy. The directive principles are meant to establish social democracy. The directive principles are meant to establish economic democracy. ठीक है, आपको क्या लगता है दोस्तों इसका आंसर? बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? Directive principles are meant to establish political democracy. No, I think this is correct दोस्तों, because पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में दी गई है दोस्तों, ठीक है। वहां पे क्या हमारे राइट्स को, जो पॉलिटिकल राइट्स है उसको डिफेंड करने की बात की गई है, तो वो फंडामेंटल राइट्स से ये उसमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात की गई है। बट सोशल डेमोक्रेसी, यस, मेरी सोशल वेलफेयर प्रोविजंस है, मेनी इकोनॉमिक प्रोविजंस है, इक्वलिटी फॉर लॉ, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर लॉ, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, देयर शुड बी अटेम्प्ट टू रिड्यूस देयर इनकम डिस्पैरिटी, ठीक है, ऑल दोज प्रोविजंस आर मेंशन्ड इन डीपीएसपी। तो इस हिसाब से दीज टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, स्टेटमेंट 2 and 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए बी, 2 and 3। फर्स्ट इज, तो DPSP is not meant for to establish political democracy, but it is meant to establish social democracy and economic democracy, right? चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 50th क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is correct? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स एंजॉय लीगल सुपरमेसी ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स एंजॉय लीगल सुपरमेसी ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, DPSP। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सॉरी, The Parliament can amend the fundamental rights for the implementing the directive principles। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगता है दोस्तों कि लीगल सुपरमेसी है? ऑलरेडी वी हैव सीन दैट कि फंडामेंटल राइट्स आर लीगली इन्फोर्सेबल व्हाइल डीपीएसपी इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये भी दोस्तों करेक्ट है, फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड to give the way of
DPSP, तो बोथ आर करेक्ट, यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा सी, बोथ इज करेक्ट, राइट फ्रेंड्स। सो आई होप दिस डिस्कशन इज यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन दोस्तों। पॉलिटी के स्पेशली पॉलिटी का जो पार्ट है 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फंडामेंटल है। प्लीज रिवाइज लक्ष्मीकांत, ठीक है, तो आप रिवाइज कीजिए लक्ष्मीकांत, आपको वहां से मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। आई होप तो we completed test 2 50 questions, this is the part 2 of this test 2, ठीक है। I hope you liked this initiative and you enjoyed this session, ठीक है दोस्तों। So please, if you are interested to join and to get PDF all the content related for these topics, please join our test series, ठीक है, जिसका डिटेल लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है दोस्तों, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू दोस्तों, कीप ऑन रीडिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।